नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एलएसी तनाव के बीच जयशंकर की बीजिंग यात्रा, एससीओ बैठक में चीन से हो सकती है बड़ी वार्ता। एयर इंडिया हादसे पर जांच रिपोर्ट पर विवाद, पायलट संगठन एएलपीए ने की निष्पक्ष जांच की मांग। कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्जवल निकम समेत 4 दिग्गज पहुंचे राज्यसभा, राष्ट्रपति ने की मनोनयन। ब्रिटेन में फिलिस्तीन एक्शन को लेकर बवाल, लंदन से मैनचेस्टर तक सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। तो कांगो में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकियों का नरसंहार, महिलाओं समेत 67 लोगों की बेरहमी से हत्या। साउथ सिनेमा का दिग्गज से अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का निधन, 4 दशक के अभिनय सफर का हुआ अंत। अब खबरें विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 जुलाई को चीन के तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। यह यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि लद्दाख में 2020 के सैन्य झड़प के बाद ये उनकी पहली बीजिंग यात्रा होगी। बैठक में सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इसकी मेजबानी करेंगे। तो संभावना है कि एससीओ बैठक के दौरान जयशंकर और वांग की के बीच जो है वो द्विपक्षीय वार्ता भी हो सके, जिसमें एलएसी तनाव, व्यापारिक प्रतिबंध और सीमा समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल भी चीन यात्रा पर हो चुके हैं। जयशंकर की यह यात्रा भारत चीन संबंधों में संवाद की नई शुरुआत मानी जा रही है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना पर जांच रिपोर्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पायलटों के संगठन एएलपीए ने AAIB की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच की दिशा एक तरफा है और पायलटों पर दोष डालने की कोशिश की जा रही है। तो रिपोर्ट के में सामने आया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई जो है वो 1 सेकेंड के भीतर बंद हो गई थी, जिससे कॉकपिट में भ्रम की स्थिति बन गई थी। पायलटों की बातचीत में भी इसे लेकर असमंजस साफ झलकता है। तो एएलपीए ने इस आधार पर निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग की है। साथ ही जांच में पायलट प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी अपील की गई है। संगठन ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ते हुए दोबारा जांच की मांग की है। अब राज्यसभा में देश की 4 जानी मानी हस्तियों की आवाज गूंजेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो इस सूची में सबसे बड़ा नाम है उज्जवल निकम का, वही वकील जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले के दोषी कसाब को फांसी तक पहुंचाया था। तो इसके अलावा केरल के समाजसेवी और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्ते, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत की गई है, जिसमें राष्ट्रपति को 12 विशेषज्ञों को राज्यसभा में नामित करने का अधिकार होता है। अब ये चारों दिग्गज संसद में अपने अनुभव से देश को नई दिशा देने की भूमिका निभाएंगे। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन एक्शन को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, जिनमें लंदन से लेकर मैनचेस्टर तक सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। लंदन में पुलिस ने 42 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 41 पर प्रतिबंधित संगठन का प्रचार करने का आरोप है। तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने गांधी और मंडेला की मूर्तियों के नीचे विरोध दर्ज कराया है, जबकि कई ने मैं नरसंहार का विरोध करता हूं जैसे साइन थामे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि फिलिस्तीन एक्शन के समर्थन में अब किसी भी गतिविधि को अपराध माना जाएगा और दोषियों को 14 साल तक की सजा हो सकती है। यह वही संगठन है जिस पर ब्रिटिश एयरफोर्स के विमानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो के इरवू इलाके में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी संगठन एडीएफ ने 66 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी है। यह इलाका युगांडा की सीमा से सटा हुआ है, तो जहां हमलावरों ने बड़े चाकू से महिला और बच्चों समेत आम लोगों को मौत के घाट उतारा। स्थानीय सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के मुताबिक हमलावरों ने कई लोगों को अगवा किया है, लेकिन उनकी संख्या स्पष्ट नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस हमले को खून का सैलाब करार कर दिया है। बताया गया है कि गुरुवार और शुक्रवार को हुए इस हमले में पहले 30 मौतों की पुष्टि हुई थी, तो लेकिन बाद में संख्या बढ़कर 66 हो गई। माना जा रहा है कि ये हमला कांगो और युगांडा की सेनाओं को द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान के जवाब में दिया गया है। एडीएफ एक युगांडाई इस्लामी आतंकी गुट है जो 2019 से इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है और दोनों देशों की सीमा पर सक्रिय है। पूर्वी कांगो पहले से ही M23 बागी गुट के खिलाफ युद्ध झेल रहा है। ऐसे में एडीएफ के हमलों से तनाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक एडीएफ अब तक सैकड़ों लोगों की हत्या और अपहरण की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बीते दिसंबर में भी इस गुट ने नॉर्थ किवू के गांव में 10 लोगों को मार डाला था। कांगो की आबादी में करीब 10% मुसलमान हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। साउथ सिनेमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तेलुगु फिल्मों के दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने रविवार सुबह हैदराबाद स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे श्रीनिवास राव ने 700 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और खलनायक के किरदार में दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। थिएटर से करियर की शुरुआत कर फिल्मों और राजनीति दोनों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। 1999 में वे विजयवाड़ा से विधायक भी बन चुके हैं। तो उनके निधन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है। श्रीनिवास राव का जाना साउथ इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीजल से भरी एक मालगाड़ी के 4 डिब्बों में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपेट इतनी तेज थी कि आसमान तक धुएं का गुब्बारा छा गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे ने तुरंत ट्रेन को रोका और बाकी डिब्बों को अलग कर दिया। इस हादसे के चलते चेन्नई से चलने वाली वंदे भारत शताब्दी और अन्य कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल रेल रूट को क्लियर करने का काम जारी है और घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। देश को गर्व महसूस कराने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती की ओर वापसी की तैयारी में है। शुभांशु और उनके 3 साथी 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होंगे और 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास लैंड करेंगे। तो 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम दिया है, जिनका डाटा अब पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसरो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शुभांशु की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनका मनोबल भी शानदार है। वापसी के बाद वह 7 दिन के लिए फ्लाइट सर्जन की निगरानी में रहेंगे और ताकि शरीर दोबारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुताबिक ढल सके। शुभांशु ने अंतरिक्ष में माइक्रो एल्गी और मानव स्वास्थ्य पर असर जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इनकी अंतरिक्ष यात्रा से गगनयान मिशन को भी अहम अनुभव मिला है, जिसके लिए इसरो ने 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
तो गौरतलब है कि शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान से उनकी वापसी की प्रक्रिया सीधा प्रसारण नासा और एक्सियोम स्पेस की वेबसाइट पर किया जाएगा। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला माना जा रहा है। शुभांशु की इस उपलब्धि पर देश भर में गर्व और उत्साह की लहर है। अब सभी की निगाहें 15 जुलाई को उनके सुरक्षित और ऐतिहासिक लौटने पर टिकी है। पटना से एक बार फिर गोलियों की आवाज ने दहशत फैला दी है। शहर में शनिवार को 2 अलग-अलग घटनाओं में फायरिंग की खबर सामने आई है। पहली वारदात पिपरी इलाके की है, जहां ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार की बदमाशों ने खेत में काम करते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी घटना कंकड़बाग की है, जहां एक पार्क में अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। तो हालांकि कंकड़बाग फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके से देसी पिस्तौल बरामद की गई है और कुछ बाइक भी जब्त कर दिए गए हैं। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है और बदमाशों की तलाश जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिग बॉस 16 और सोशल मीडिया पर बरगीर वीडियो से चर्चा में आए अब्दुल रोज़िक इस बार एक विवाद में फंस गए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर शनिवार को उन्हें अचानक हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उनके फैंस के बीच हलचल मच गई है। हालांकि अब्दू की टीम ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि एक पुराने चोरी के केस में पूछताछ के लिए रोका गया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है और अब्दू पूरी तरह से सुरक्षित है। टीम का कहना है कि यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया थी, जिससे बेवजह तूल दिया जा रहा है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब्दू आज दुबई में एक अवार्ड सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे। तजाकिस्तान से उठकर ग्लोबल आइकन बनने वाले अब्दुल रोज़िक की ये घटना फिर चर्चा में आ गई है। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 18 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कशिश कपूर इन दिनों एक बड़े झटके से गुजर रही है। उनके अंधेरी स्थित घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई है और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही घरेलू सहायक ने की है। कशिश ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने अपनी अलमारी में करीब 7 लाख रुपए रखे थे, लेकिन जब 9 जुलाई को मां को पैसे भेजने के लिए उन्होंने दराज खोली तो उसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही थे। करीब 4,50,000 रुपए गायब मिले हैं। पूछताछ में जब कशिश ने नौकर सचिन कुमार चौधरी से सवाल किए तो वह घबरा गया और जेब चेक करने से मना करते हुए उसने 50,000 रुपए लेकर भाग गया। कशिश कपूर ने तुरंत अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर दिया है और क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम जो है वो तलाश में जुट गई है। सचिन बीते 5 महीनों से कशिश के घर में हाउस हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। सुपर हीरो फिल्मों की बात हो और सुपरमैन का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 11 जुलाई को रिलीज हुई नई सुपरमैन फिल्म ने भारत में भी धुआंधार शुरुआत की है। डेविड कॉरेंसवेट इस बार एक सुपरमैन के रूप में नजर आ रहे हैं और उनकी एंट्री ने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया है। जेम्स गन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 7 करोड़ रुपए की कमाई की है। दूसरे दिन का कलेक्शन बढ़कर 9 करोड़ 25 लाख तक पहुंचा और वीकेंड में आंकड़े और ऊपर जाने की उम्मीद है। यह फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भारत में रिलीज हुई है। वहीं उसी दिन रिलीज हुई राजकुमार राव की मालिक ने 2 दिनों में सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया है।
आंखों की गुस्ताखिया की हालत और भी खराब है, जो 2 दिनों में लाखों तक की सिमट गई है। स्पष्ट है कि इस बार सुपरमैन बॉलीवुड के हीरो पर भारी पड़ा है। भारत में विदेशी सुपर हीरो फिल्मों का क्रेज एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। तो फिल्म समीक्षकों के मुताबिक कंटेंट के साथ ग्लोबल फैन बेस सुपरमैन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब देखना होगा कि रविवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या नया रिकॉर्ड बना सकता है। आवाज इंडिया समाचारों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ।